मंत्रा क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज से हम लोग रेलवे के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। रेलवे में आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी, आरपीएफ और ग्रुप डी में अभी तक जितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं सभी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, ठीक ना। तो रेलवे के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें जितना हिस्ट्री, पॉलिटी, जीके, स्टैटिस्टिक्स, जीके जितना जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जितना शिफ्ट में अभी तक एग्जाम हुआ होगा ग्रुप डी का या एनटीपीसी का या लोको पायलट का, उसके सभी क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आज ये पहला वीडियो होगा रेलवे का, ठीक ना। तो हम लोग देखते हैं इसको, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन को समझेंगे हम लोग। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि मयूरभंज छऊ नृत्य किस राज्य का मूल नृत्य। पहला तो ध्यान दें कि छऊ नृत्य जो है, ऐसे तो पश्चिम बंगाल छऊ नृत्य जो है झारखंड देता है कि छऊ नृत्य कहाँ का, तो झारखंड का एक लोक नृत्य है छऊ, ठीक ना। लेकिन झारखंड ही नहीं, इसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। तो मयूरभंज छऊ जो है किस राज्य का है, तो मयूरभंज छऊ जो है आपका उड़ीसा का है। कहाँ का है, उड़ीसा का है। तो मयूरभंज छऊ देगा तो उड़ीसा का। लेकिन सरायकेला अगर छऊ देगा तो सरायकेला छऊ जो है झारखंड का। कहाँ का, सरायकेला छऊ जो है, ऐसे छऊ सीधा भी दे दे तो झारखंड, लेकिन सरायकेला अगर छऊ दे, सरायकेला छऊ कहाँ का, ये झारखंड का। ये मयूरभंज छऊ है, मयूरभंज छऊ, तो ये कहाँ का लोक नृत्य है, ये है आपका कहाँ का, उड़ीसा का, ठीक है। उसके बाद बिहार, तो बिहार में आप जाट जटिन का नाम सुने होंगे। तो जाट जटिन कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये जाट जटिन नृत्य है आपका बिहार का, ठीक ना। मणिपुर है, तो मणिपुर के नृत्य को क्या कहा जाता है, रासलीला के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। तो रासलीला लोक नृत्य कहाँ का कहा जाता है, मणिपुर का। एक पश्चिम बंगाल का भी छऊ है, ठीक ना। तो पश्चिम बंगाल के छऊ को किस नाम से जाना जाता है, पुरुलिया के नाम से जाना जाता है, पुरुलिया छऊ। पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य को किस नाम जाना जाता है, पुरुलिया छऊ। तो छऊ जो लोक नृत्य है आपका पूर्वी भारत का है। पूर्वी भारत में प्रमुख राज्य का नाम याद रखेंगे, जैसे उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, झारखंड, इन सभी राज्यों में एक नृत्य प्रसिद्ध है जिसे छऊ नृत्य के नाम से जाना जाता है। इन तीनों राज्यों में अलग अलग नामों से जाना गया। मयूरभंज छऊ उड़ीसा में जाना जाता है, बिहार में तो जाट जटिन हो गया, झारखंड में सरायकेला छऊ, और यहाँ पर जो है पुरुलिया छऊ, कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में। ये पश्चिम बंगाल का है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा। क्लियर है। पहला क्वेश्चन को हम लोग देखिए। ये क्वेश्चन देखिए कब पूछा गया था, तो ध्यान देंगे आरआरसी ग्रुप डी 19/9/2022 को पूछा गया था, ठीक ना। तो इसी तरह से सभी एग्जाम में अभी तक ग्रुप डी होगा, एनटीपीसी होगा, रेलवे होगा, किसी भी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जितना प्रीवियस क्वेश्चन होगा सबको हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। और किसी भी एग्जाम में हमेशा 90% लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही पूछा जाता है। कुछ ही क्वेश्चन होते हैं जो नए साल उस साल बनाए जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग ध्यान देंगे, अभी पूरा प्रीवियस ईयर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो डेली 25 या 30 क्वेश्चनों का सीरीज लाया जाएगा। भारत में राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के संस्थापक किसे कहा जाता है, ठीक ना। तो भारत में राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के संस्थापक एक सुप्रसिद्ध सितार वादक रहे हैं, कौन, तो पंडित रविशंकर। तो पंडित रविशंकर को क्या कहा जाता है, ऑर्केस्ट्रा के संस्थापक कहा जाता है। तो पंडित रविशंकर को ऑर्केस्ट्रा के संस्थापक कहा जाता है। और पंडित रविशंकर एक सुप्रसिद्ध सितार वादक थे। इन्हें 1999 ईस्वी में, ध्यान देंगे, 1999 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो इनको भारत रत्न पुरस्कार भी दिया जा चुका है। भारत रत्न जो कि भारत का सबसे बड़ा सम्मानीय पुरस्कार है। और संगीत के क्षेत्र में जो दिया जाने वाला ग्रैमी पुरस्कार है, इन्हें ग्रैमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और सबसे अधिक ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले भी व्यक्ति कौन रहे हैं, पंडित रविशंकर। इसके अलावा पद्म विभूषण और पद्म भूषण पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया, ठीक ना। तो इनको 5 बार ग्रैमी पुरस्कार दिया जा चुका है। तो सबसे अधिक बार ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले भी भारतीय कौन रहे, पंडित रविशंकर। इनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। ऑर्केस्ट्रा के संस्थापक किसे कहा जाता है, तो पंडित रविशंकर। लेकिन अगर पूछा जाए आपसे सितार और तबला के आविष्कारक कौन है, तो सितार और तबला के आविष्कारक बोला जाता तो क्या जाएगा, अमीर खुसरो, ठीक ना, अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो जो रहे हैं क्या चीज का, तो सितार और तबला के संस्थापक रहे, या सितार या तबला के आविष्कारक रहे, कौन, अमीर खुसरो। और कव्वालियों का अगर जनक दे दिया जाए, ठीक ना, कि कव्वालियों का जनक किसे कहा जाता है, तो अमीर खुसरो को ही। अमीर खुसरो जो है कव्वालियों का जनक है, ठीक ना। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है, यानी भारत के तोता के नाम से जाना जाता है। और अमीर खुसरो
अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत जो किया था बलबन के बड़े बेटा शहजादा मोहम्मद के दरबार से, लेकिन इनको सबसे अधिक प्रसिद्धि मिली थी अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में, यानी अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी थे अमीर खुसरो। ठीक है, तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी थे। 1253 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक गांव में हुआ था। ठीक है, तो ये ऑर्केस्ट्रा के संस्थापक किसे कहा गया? पंडित रविशंकर को। क्लियर है, ये बात समझ गया। तो ये दूसरा क्वेश्चन था। तीसरे क्वेश्चन की ओर देखेंगे हम लोग, ज्यादा समय नहीं लेंगे और 25 क्वेश्चन को कोशिश करेंगे 25 से 30 मिनट में ही बहुत अच्छा तरीका से समझ जाए। ठीक है, चलिए आगे ध्यान देंगे। भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है? तो एक राजघराना पूछा जाए कि किसका संबंध जो किस राजघराना से है। ठीक ना, तो ध्यान देंगे इंदौर का एक राजघराना है मेवाती। ठीक ना, तो इंदौर का एक राजघराना है मेवाती, इसी राजघराने से संबंधित है कौन? तो पंडित जसराज। ठीक ना, तो पंडित जसराज जो किस घराने से संबंधित है? तो इंदौर के किस घराने से संबंधित है? मेवाती राजघराने से संबंधित है। क्लियर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेवाती राजघराने। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर में चलो लोकू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो चलो लोकू उत्सव जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक ना, चलो लोकू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में श्री अन्न महोत्सव, ठीक ना, श्री अन्न महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में उत्तर प्रदेश में श्री अन्न महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान देंगे। तो ये श्री अन्न महोत्सव ये कहाँ पर मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। ये चालू उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो मनाया जाता है चालू लोकू उत्सव कहाँ पर? तो ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में एक पाठ्यांग दर्रा है और पाठ्यांग दर्रा के नाम पर पाठ्यांग एक उत्सव भी मनाया जाता है। तो पाठ्यांग उत्सव यह भी कहाँ मनाया जाता है? तो यह भी उत्तर प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर कितना था? 4। 5 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सिंधु दर्शन उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो सिंधु दर्शन उत्सव ये स्टैटिक जीके का भाग है जो कि हमेशा एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। रेलवे और एसएससी के एग्जाम में आपका स्टैटिक जीके क्वेश्चन पूछा जाता है और इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस पर ध्यान देंगे और अभी से पेपर बनाएंगे। ठीक ना, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा जा चुका होगा स्टैटिक्स सबको हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सिंधु दर्शन उत्सव भारत के किस भाग में मनाया जाता है? तो सिंधु दर्शन उत्सव जो मनाया था लद्दाख में। इसको याद रखेंगे कहाँ पर मनाया था? लद्दाख में। ठीक ना, लद्दाख में हेमिस उत्सव भी एक मनाया जाता है। ठीक ना, तो हेमिस उत्सव भी लद्दाख में मनाया जाता है। ठीक ना, पंजाब में लोहरी उत्सव और बैसाखी, ठीक ना, लोहरी त्यौहार या बैसाखी कहाँ पे मनाया जाता है? पंजाब में मनाया जाता है। लद्दाख में अभी बताया सिंधु दर्शन उत्सव, इसके अलावा ठीक ना, तो इसके अलावा हेमिस, ठीक ना, हेमिस एक राष्ट्रीय उद्यान भी और हेमिस उत्सव भी है कहाँ पर? लद्दाख में। ठीक, सिक्किम में पांग, सिक्किम में ध्यान देंगे सावा दागा। ठीक ना, तो सिक्किम में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? सावा दागा। तो ये सिक्किम में मनाया जाता है सावा दागा। और ये जो है क्वेश्चन जो पूछा गया था सिंधु दर्शन उत्सव भारत के किस भाग में मनाया जाता है? तो लद्दाख में। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सिंधु नदी कहाँ से होकर प्रवाहित होती है? तो सिंधु नदी लद्दाख से प्रवाहित होती है। अतः सिंधु दर्शन उत्सव, सिंधु को दर्शन कहाँ पर हो रहा है? लद्दाख में हो रहा है। लद्दाख में ना सिंधु का दर्शन हो रहा है। तो याद रखें कि सिंधु दर्शन उत्सव जो मनाया जाता है कहाँ पर? लद्दाख में। और सिंधु नदी के दाहिने तरफ ही लेह शहर बसा हुआ है। क्लियर है, तो इस पॉइंट को भी यहीं पर याद रख लेंगे। तो 5 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? आंसर नंबर यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। क्लियर है, चलिए तो 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा शहर प्रतिष्ठित कुंभ मेला के लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान देंगे इसमें से अहमदाबाद, सूरत और क्या है लखनऊ और प्रयागराज। तो इसमें से कौन सा शहर जो प्रतिष्ठित कुंभ मेला के लिए प्रसिद्ध है? तो कुंभ मेला के लिए 4 शहर का नाम याद रखेंगे और 4 शहर के नदी तट पर कुंभ मेला का आयोजन किया था प्रत्येक 3-3 साल पर। अभी जो कुंभ मेला का आयोजन किया गया है 2025 में, तो 2025 में प्रयागराज में कुंभ मेला का आयोजन किया गया। ठीक है, तो ये चारों शहर का नाम याद रखना है। तो पहले ध्यान देंगे ये प्रयागराज, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रयागराज। तो निम्नलिखित में से कौन सा शहर प्रतिष्ठित कुंभ मेला का आयोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान देंगे पहला तो प्रयागराज है। तो प्रयागराज में ध्यान देंगे कौन कौन सा नदी? गंगा, यमुना और सरस्वती। इन तीनों नदियों के संगम पर यहाँ पर क्या किया जाता है? प्रयागराज में कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। ठीक है, एक हो जाएगा उज्जैन, ठीक ना, दूसरा सर याद रखेंगे उज्जैन। तो उज्जैन के किस नदी के तट पर? तो उज्जैन के क्षिप्रा नदी होगा। ठीक ना, कौन सा? क्षिप्रा नदी। तो उज्जैन के क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन के क्षिप्रा नदी पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद ध्यान देंगे नासिक,
नासिक के कौन सा नदी होगा, तो गोदावरी, ठीक ना। तो नासिक में कौन सा, गोदावरी, ठीक ना। तो नासिक में गोदावरी नदी के तट पर महाकुंभ कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है, कुंभ का आयोजन किया जाता है। और एक बच जाएगा कौन, हरिद्वार, हरिद्वार। तो हरिद्वार में किस नदी के तट पर कुंभ का आयोजन किया जाता है, तो कुंभ मेला का आयोजन हरिद्वार के कौन सा नदी के तट पर, तो गंगा नदी के तट पर। तो इस प्रकार से प्रत्येक 3-3 साल पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। और एक जगह जो हमेशा लगेगा, हमेशा मान लीजिए कि अभी कहाँ पर, प्रयागराज में कुंभ मेला का आयोजन किया गया, तो अगला कुंभ मेला जो आएगा 12 वर्षों बाद आएगा, ठीक ना। तो 3 साल बाद कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है, 3 साल, प्रत्येक 3 साल पर। लेकिन प्रत्येक जो 3 साल पर कुंभ मेला का जो आयोजन किया जाता है, अलग अलग जगहों पर किया जाता है। और एक कुंभ के बाद वहीं पर जो कुंभ लगेगा, कितना साल बाद लगेगा, तो 12 साल बाद लगेगा। अभी जो कुंभ मेला का आयोजन किया गया है, कहाँ पर किया गया है, प्रयागराज में किया गया। किस नदी के तट पर, गंगा यमुना और सरस्वती नदी के संगम पर किया गया है। और यह जो 12 वर्षों पर इसका आयोजन किया गया होगा, अब जो आयोजन किया जाएगा यहीं पर 12 वर्षों बाद। बात को समझ गए। अब भी जो है महाकुंभ का आयोजन किया गया है, जो कि ऐसा संयोग बना है 144 वर्षों बाद इसका आयोजन किया गया, जो कि ग्रह एक सम्मिलित हुआ, इसके कारण से यहाँ पर आयोजन किया गया। क्लियर है। तो इस बात को याद रखेंगे। 4 जगहों पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। कौन कौन सा नदी के तट पर किया जाता है, इस यहाँ पर ध्यान रखना है। तो निम्नलिखित में कौन सा शहर कुंभ मेला के लिए प्रसिद्ध है, तो प्रयागराज। नासिक भी, उज्जैन भी और किस नदी पर है, ये समझ चुके हैं आप लोग। तो ये 6 नंबर क्वेश्चन था। 7 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। हॉकी का संबंध निम्नलिखित में से किस टूर्नामेंट से, तो ध्यान देंगे। हॉकी का संबंध जो रंगास्वामी ट्रॉफी से है, ठीक है। तो रंगास्वामी ट्रॉफी का संबंध किससे है, हॉकी से है, ठीक ना। तो रंगास्वामी कप का संबंध किससे है, हॉकी से। इसके अलावा ईरानी ट्रॉफी, तो इसका संबंध क्रिकेट से, किससे है, क्रिकेट से ईरानी ट्रॉफी का संबंध है। डेविस कप तो लॉन टेनिस, ठीक ना। डेविस कप किससे संबंधित है, लॉन टेनिस। सुब्रत कप फुटबॉल, किससे, फुटबॉल, ठीक ना। डीसीएम ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, डीसीएम, ठीक ना, या फिर संतोष दे देगा, ठीक ना, संतोष ट्रॉफी, ये सब कौन से, फुटबॉल से, ठीक ना। तो डीसीएम ट्रॉफी फुटबॉल से है। इसके अलावा आपका संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से है, सुब्रत ट्रॉफी फुटबॉल से, डेविस कप लॉन टेनिस से, रंगास्वामी हॉकी से, ईरानी का ट्रॉफी क्रिकेट से है। क्लियर है। तो ये आप समझ चुके हैं। स्टैटिक्स टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कितनी बार हुआ है, तो भारत में अभी तक 2 बार एशियाई खेलों का आयोजन हुआ है, ठीक ना। अभी तक भारत में 2 बार एशियाई खेलों का आयोजन हुआ। और प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन भारत में हुआ था दिल्ली में, ठीक ना। तो प्रथम एशियाई खेल का आयोजन जो किया गया था 1951 ईस्वी दिल्ली में, और दूसरा बार हुआ था 1982 में, ठीक ना। तो अभी तक भारत में 2 बार ही एशियाई खेलों का आयोजन किया गया, 1951 में, 1982 में। क्लियर है। तो कितना बार एशियाई खेलों का आयोजन किया गया है, तो 2 बार, ठीक है। ध्यान देंगे। अभी 19वें जो इससे पहले जो एशियाई खेल का आयोजन किया गया है, कितना, 19वां एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था चीन में। चीन में 19वें एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था चीन में। हांगझांग जिला था, राज्य वहाँ का, वहाँ पर चीन में किया गया था। और 20वें एशियाई खेलों का आयोजन जो किया जाएगा, कहाँ पर किया जाएगा, जापान में किया जाएगा, ठीक ना। तो 20वें एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, जापान में किया जाएगा। और 20वां एशियाई खेल का आयोजन कब जापान में किया जाएगा, तो 20वां एशियाई खेलों का आयोजन जापान में कब किया जाएगा, 2026 इसमें किया जाएगा जापान में। क्लियर है। जापान इससे पहले, ठीक ना, 2 बार एशियाई खेलों का आयोजन करा चुका है, एक बार 1958 में, एक बार 1994 में। तो 2 बार एशियाई खेलों का आयोजन जापान करा चुका है। तीसरा बार एशियाई खेलों का आयोजन करवाएगा जापान, जो कि 2026 में। और यह कैमा एशियाई खेल होगा, तो ये 20वां एशियाई खेल का आयोजन जापान में 2026 में कराया जाएगा। क्लियर है। तो ओलंपिक के बाद सबसे बड़ा खेल का आयोजन एशियाई खेल के आयोजन के द्वारा कराई जाती है, ठीक है। तो ये 8 नंबर था। तो 8 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखें कि भारत में अभी तक 2 बार एशियाई खेलों का आयोजन कराया जा चुका है, एक बार 1951 में और एक बार 1982 में। क्लियर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर कितना, 8। हम लोग 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को किसके जन्म के अवसर पर मनाया जाता है, तो ध्यान दें। एकता दिवस जो मनाया जाता है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म के उपलक्ष्य में, ठीक ना। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के उपलक्ष्य में 31 अक्टूबर को 31 अक्टूबर 2014 ईस्वी से, ध्यान देंगे, 31 अक्टूबर 2014 ईस्वी से एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके जन्म के उपलक्ष्य में, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म के उपलक्ष्य में। सरदार वल्लभ भाई जो पटेल है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, ठीक ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और प्रथम प्रांतीय और गृह मंत्री भी रह चुके हैं। कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्लियर है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से, लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। और इन्हीं की याद में 31 अक्टूबर 2014 ईस्वी से एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, ठीक है। 2018 ईस्वी में, ध्यान देंगे,
2018 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर साधु बेट द्वीप पर, नर्मदा नदी के तट पर साधु बेट द्वीप पर और सरदार सरोवर बांध के नजदीक में सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में एक इनकी मूर्ति का अनावरण किया गया, जिसका नाम इनकी मूर्ति का एक अनावरण किया गया है जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। और यह 182 मीटर ऊंचा मूर्ति है, ठीक ना। तो 182 मीटर ऊंचा मूर्ति बनाया गया। इसके वास्तुकार कौन थे? राम सुतार इसके वास्तुकार रहे हैं। कौन सा द्वीप पर बनाया गया? साधु बेट द्वीप पर बनाया गया। साधु बेट द्वीप पर बनाया गया, नर्मदा नदी के तट पर। नर्मदा नदी के तट पर कहाँ पर? गुजरात में बनाया गया। सरदार सरोवर बांध के नजदीक बनाया गया। 2018 में इसका अनावरण किया गया है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का, जो कि कितना मीटर ऊंचा है? 182 मीटर ऊंचा प्रतिमा है। किसका प्रतिमा है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रतिमा है। और एकता दिवस कब से मनाया जा रहा है? तो 31 अक्टूबर 2014 से एकता दिवस के रूप में इनके जन्म के उपलक्ष्य में बनाया जा रहा है। क्लियर है? तो ये हम लोग समझ गए क्या चीज? सरदार वल्लभ भाई पटेल के एकता दिवस के रूप में। तो ये था 9 नंबर क्वेश्चन। आगे हम लोग पढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखें, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य की स्थापना कब हुई है? तो ध्यान देंगे महाराष्ट्र और गुजरात, तो महाराष्ट्र और गुजरात में ध्यान देंगे 1 मई 1960 ईस्वी को, 1 मई 1960 ईस्वी को महाराष्ट्र से अलग करके गुजरात को एक नया राज्य का दर्जा दिया गया था, ठीक ना। किससे? तो महाराष्ट्र से अलग कर किसको? गुजरात को। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात को 15वां राज्य बनाया गया था, ठीक ना। किसको? गुजरात को। क्योंकि हम लोग देखेंगे तो इससे पहले आप लोग पॉलिटी में पढ़े होंगे कि 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में, और 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके थे, ठीक ना। और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके थे, तो 15वां राज्य के रूप में किसको बनाया गया था? गुजरात को बनाया गया था। ऐसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाषा इधर पर बनने वाला पहला राज्य कौन था, तो भाषा इधर पर बनने वाला पहला राज्य 1 अक्टूबर, ठीक ना, 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को कौन सा राज्य बना था? आंध्र प्रदेश। तो 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को भाषा इधर पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र राज्य का गठन 1 मई 1960 ईस्वी को महाराष्ट्र का नहीं गुजरात का, महाराष्ट्र से लेकर गुजरात को बनाया गया 1960 में। तो ध्यान देंगे 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात की स्थापना की गई। क्लियर है? आगे ध्यान देंगे। इसके अलावा राज्य से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, जैसे ध्यान देंगे पूछेगा आपसे कि सिक्किम को क्या राज्य बनाया गया? तो 22वां राज्य। इसके लिए याद रखेंगे 36वां संविधान संशोधन हुआ 1975 में, और 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया। क्या राज्य बनाया गया? 22वां राज्य बनाया गया सिक्किम को, ठीक ना। एक पूछेगा 56वां संविधान संशोधन वाला, तो 56वां संविधान संशोधन हुआ 1987 को, और 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत गोवा को 25वां राज्य बनाया गया। किसको? तो गोवा को बनाया गया क्या महाराज? 25वां राज्य बनाया गया, ठीक है। आगे ध्यान देंगे, एक देगा आपको 84वां संविधान संशोधन 2000, और 84वां संविधान संशोधन 2000 के तहत 3 राज्य की स्थापना की गई। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग कर छत्तीसगढ़, 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड, और 15 नवंबर 2000 को बिहार से लेकर झारखंड राज्य की स्थापना की गई। 2 जून 2014 को तेलंगाना बनाया गया, और एक याद रखेंगे 31 अक्टूबर 2019 ईस्वी को जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा समाप्त करके 31 अक्टूबर 2019 ईस्वी को जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाया गया। क्लियर है? और एक पॉइंट और याद रखेंगे, 26 जनवरी 2020 को क्या किया गया कि दादर नगर हवेली और दमन दीव को 2 केंद्र शासित प्रदेश था, उसे 1 केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया। वर्तमान में राज्य की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 को देखेंगे। तो इतना बात को आपको याद रखना है, हमेशा एग्जाम में ये वाला ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है? तो भाषा इधर पर बनने वाला पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। क्लियर है? चलिए, तो ये 10 नंबर क्वेश्चन था। 11 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ध्यान देंगे, भारतीय केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ठीक ना। तो भारतीय केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ध्यान देंगे कि केंद्रीय औषधि है ना, तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान दिल्ली में है, ठीक ना। अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान भी दिल्ली है, ठीक ना। तो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, औषधि संस्थान भी कहाँ पर है? दिल्ली में है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान भी दिल्ली में है। इसके अलावा भारतीय ट्रैक्टर अनुसंधान संस्थान दिल्ली में है, भारतीय सड़क अनुसंधान संस्थान दिल्ली में है। तो ये सब अनुसंधान संस्थान भी याद रखेगा। मुंबई में तो भारतीय भाभा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? मुंबई में है, ठीक ना। तो भाभा अनुसंधान संस्थान मुंबई में। हैदराबाद
राष्ट्रीय पोषण अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? हैदराबाद में। तो पोषण अनुसंधान संस्थान और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रेस अनुसंधान संस्थान भी कहाँ है? तो यह भी हैदराबाद में भी है, ठीक ना। लखनऊ में तो विष अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में है, ठीक ना। आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? शिमला में है, ठीक ना। तो ये सब अनुसंधान संस्थान के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा एग्जाम में, ध्यान रखेंगे तो अनुसंधान संस्थान भी याद रख लेंगे आप लोग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली, 11 का। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, G7 क्या है? तो G7 ध्यान देंगे, भारत का 7 सिस्टर है, नहीं 7 सिस्टर, ये उत्तर पूर्व राज्य के जो 7 राज्य है उसका नाम दिया जाता है, ये नहीं है, ठीक है। दुनिया के 7 समुद्र है, नहीं ये भी नहीं है। विश्व के 7 महाद्वीप है, नहीं है। तो IMF, ठीक ना, 7 IMF विश्व के उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का वर्णन करता है, तो सही आंसर क्या होगा? ये होगा, ठीक ना। तो दुनिया के 7 उन्नत राज्य जो है, देश है सॉरी, अर्थव्यवस्था का ये क्या करता है? वर्णन करता है। इसकी स्थापना हुआ 1975 ईस्वी में, ठीक ना। इसकी स्थापना, कोई इसका सही मुख्यालय नहीं है, ठीक ना। और इसकी स्थापना 1975 ईस्वी में की गई थी। जब इसकी स्थापना की गई तो 7 देश था। 7 देश में कौन कौन था? तो ध्यान देंगे, जर्मनी था, इसमें जर्मनी है, जापान है, कनाडा है, फ्रांस है, इटली है, ठीक ना, USA है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ, ठीक ना, और यूनाइटेड किंगडम है, किंगडम, ठीक ना। तो किंगडम है, तो इतना देश जो है इसमें शामिल है। एक देश जो था रूस, तो 1997 ईस्वी में रूस शामिल हुआ था, ठीक ना। 1997 ईस्वी में रूस शामिल हुआ, लेकिन तब जब रूस शामिल हुआ था इसका नाम बदलकर G8 कर दिया गया था। इसका नाम बदलकर G क्या कर दिया गया? 8। लेकिन आगे चलकर फिर 2014 से इसमें क्या कर दिया, रूस को इससे बाहर कर दिया गया। तो वर्तमान समय में G7 ही इसका नाम होगा। पहले G8 हुआ था, लेकिन रूस जुड़ने के बाद फिर से रूस को हटा दिया गया, तो इसका नाम क्या हो गया है? G7 हो गया है। क्लियर है? इस बात को समझे। इसका कोई मुख्यालय नहीं है। 2024 में इसका बैठक कहाँ हुआ? तो G7 का बैठक हुआ है इटली में 2024 में, ठीक ना। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो G7 का 2024 में बैठक कहाँ पर हुआ है? तो इटली में हुआ है। क्लियर है? चलिए आगे ध्यान देंगे। तो ये 12 नंबर क्वेश्चन था। तो G7 में सदस्य देशों की संख्या देखे 7, जर्मनी है, जापान है, कनाडा है, फ्रांस है, इटली है, US, यूनाइटेड किंगडम है। तो ये 7 देशों का एक समूह है G8, जो कि विश्व में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का वर्णन करता है। चलिए आगे ध्यान देंगे 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन है, चकमा शरणार्थी निम्नलिखित में किस पड़ोसी देश से भारत आए थे? ध्यान देंगे, चकमा शरणार्थी, तो चकमा शरणार्थी जो है ना बांग्लादेश के थे। चकमा शरणार्थी कहाँ पर है? बांग्लादेश के, जो कि ये भारत आए थे, ठीक ना। तो बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश से इस सटे राज्य में भी रहते हैं और जाकर बस गए हैं। तो ये बांग्लादेश से आए थे और बांग्लादेश से सटे भारतीय राज्य में आकर बस गए थे, इसे शरणार्थी कहा गया, ठीक है। म्यांमार से एक शरणार्थी आया था, जिसे कौन सा शरणार्थी के नाम से जाना गया? तो रोहिंग्या शरणार्थी जो है म्यांमार से आकर भारत में बसने वाले व्यक्ति को रोहिंग्या शरणार्थी कहा गया। तो रोहिंग्या और एक चकमा शरणार्थी का नाम याद रखना है। बांग्लादेश से आने वाले शरणार्थी को कौन सा शरणार्थी कहा गया? चकमा शरणार्थी। और म्यांमार से आने वाले शरणार्थी को क्या कहा गया? तो रोहिंग्या शरणार्थी कहा जाएगा। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन नंबर 13 था। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 में भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार कौन सा है? ध्यान देंगे, तो भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार, भारत का पूछ रहा है, विश्व का नहीं, ठीक ना। विश्व का अगर सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार तो एक मान बुकर पुरस्कार होता है साहित्य के क्षेत्र में, लेकिन उससे भी एक नोबेल पुरस्कार होता है। तो नोबेल पुरस्कार जो है 6 क्षेत्र में दिया जाता है, पर्टिकुलर एक क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार भी साहित्य के क्षेत्र में दी जाती है, तो वो सबसे बड़ा सामान्य पुरस्कार हो जाएगा। लेकिन सिंगल सिर्फ साहित्य के क्षेत्र में अगर पूछा जाए कि विश्व में सबसे बड़ा सामान्य साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन है? तो मान बुकर पुरस्कार। लेकिन भारत में ये पूछ रहा है कहां पर? तो भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार कौन सा है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई है कब? तो 1965 ईस्वी में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई। इसमें वर्तमान में 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है। कितना लाख रुपए की? 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है। मान बुकर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय अगर पूछा जाए तो मान बुकर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय जी शंकर क्रूप थे, ठीक ना। तो मान बुकर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? जी शंकर क्रूप। तो ध्यान देंगे, सॉरी मान बुकर पुरस्कार नहीं, सॉरी ज्ञानपीठ पुरस्कार हम लोग पढ़ रहे हैं। मान बुकर पुरस्कार जो है आपका पाने वाले पहले भारतीय अगर पूछेगा तो कौन पूछ जाए? यहाँ पर ध्यान देंगे, मान बुकर पुरस्कार की शुरुआत 1969, मान बुकर ज्ञानपीठ पुरस्कार हम लोग पढ़ रहे हैं ना। तो ध्यान देंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार माना जाता है, ठीक ना। विश्व का सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार जो माना जाएगा मान बुकर पुरस्कार को। बोलने में रिदम में थे इसीलिए बोलते चले गए, ध्यान दीजिएगा। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो भारत का सर्वोच्च सम्मानीय पुरस्कार है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 ईस्वी में की गई थी। इसमें 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है, ठीक है, 11 लाख रुपए की दी जाती है।
ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले ही प्रथम व्यक्ति कौन रहे हैं? जी शंकर कुरूप। क्लियर है। साहित्य पुरस्कार अकेडमी, तो साहित्य पुरस्कार अकेडमी की शुरुआत जो हुआ 1954 ईस्वी में हुआ है। साहित्य पुरस्कार अकेडमी की शुरुआत कब हुआ? 1954 ईस्वी में हुआ है। क्लियर है। यह भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। व्यास सम्मान यह भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और व्यास सम्मान की शुरुआत हुआ 1991 ईस्वी में हुआ है। क्लियर है। कबीर पुरस्कार, तो कबीर पुरस्कार जो दिया जा रहा है 1986 ईस्वी से 1986 या 1987 से दिया जा रहा है कबीर पुरस्कार। ठीक है ना। यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दी जाती है कबीर पुरस्कार। तो ज्ञान पुरस्कार की शुरुआत हुआ है कब? 1965 ईस्वी से 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है और भारत के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है। क्लियर है। और BS न्यायपाल जो थे प्रथम भारतीय जो कि मान बुकर पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे। क्लियर है। चलिए आगे ध्यान देंगे। 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता निम्न से कौन सा स्थल पंजाब में? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल जो है पंजाब में? तो ध्यान देंगे बनवाली और बालू, ये दोनों जो है हरियाणा में। कहां पर है? हरियाणा में। हरियाणा। तो बनवाली, बालू या फिर पूछे रखालगढ़ी, ये सब कहां पर है? हरियाणा में। आगे ध्यान देंगे कोट दीजी, कोट दीजी कहां पर है? पाकिस्तान में। कोट दीजी जो है कहां पर है? पाकिस्तान में। रोपर, तो रोपर कहां पर है? वर्तमान समय में पंजाब में, रोपर जिला में। ठीक ना। तो रोपर वर्तमान समय पंजाब के रोपर जिला में है। ठीक ना। रोपर जो है कहां पर है? पंजाब में है। रोपर जिला से सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है जहां पर जिसका उत्खनन जो किया गया 1953 से 1956 ईस्वी के मध्य किया गया था। 1953 से 1956 के मध्य यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। रोपर का उत्खनन किसके द्वारा किया गया है? यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा इसका उत्खनन किया गया। रोपर के उत्खनन से तांबे की कुल्हाड़ी मिला है। क्या मिला है? तांबा का कुल्हाड़ी मिला है। ठीक ना। या फिर मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का भी प्रमाण कहां से मिला है? रोपर से। ठीक ना। तो रोपर से ही क्या मिला है? तो मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण। ठीक है। मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण। ठीक है। तो मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण कहां से मिला है? रोपर से मिला है। क्लियर है। ये 15 नंबर क्वेश्चन था। ठीक। आगे हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस स्थान पर नटराज एक पाषाण पुरुष नृत्य करने वाली आकृति खोजी गई? ध्यान देंगे नटराज पाषाण पुरुष है। ध्यान देंगे ना, पुरुष जब है ना तब हड़प्पा। तो ये कहां से मिला है? हड़प्पा। कहां से मिला है? हड़प्पा। हड़प्पा का जो उत्खनन किया गया है 1921 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया? राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। तो हड़प्पा का उत्खनन 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। हड़प्पा वर्तमान समय में कहां पर है? तो हड़प्पा वर्तमान समय पाकिस्तान में है। ठीक है ना। और किस नदी के तट पर है? तो रावी नदी के तट पर है हड़प्पा। हड़प्पा के उत्खनन से बहुत सारा सामान मिला है। एक तो हमेशा एग्जाम में पूछा जाएगा, एक कब्रिस्तान मिला है जिसका नामकरण किया गया R37 से। ठीक ना। तो ये हड़प्पा के उत्खनन से मिला है। लोथल, तो लोथल कहाँ पर है? तो लोथल जो है आपका गुजरात में है। ठीक ना। और किस नदी के तट पर है? तो लोथल जो है भोगवा नदी के तट पर है। लोथल के उत्खनन से भी बहुत सारा सामान मिला है, जैसे कि नाव के रुकने के स्थान जो गोदी कहा गया था, तो गोदी भी लोथल से मिला है। मापतौल का पैमाना भी लोथल से मिला है। इसके अलावा चावल के दाने का साक्ष्य लोथल से मिला है। इसके अलावा एक चलाक लोमड़ी का जो चित्र मिला है यह भी लोथल से मिला है। घर के दरवाजे पीछे से खुलते थे, यह भी प्रमाण लोथल से मिला है। तो ये सब कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। ठीक ना। रंगपुर कहाँ है? तो गुजरात में है। 1973 ईस्वी में इसका खोज किया गया था रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा। ठीक है। तो ये सब बात आप लोग ध्यान लिख लिएगा। मोहनजोदड़ो में ध्यान देंगे। मोहनजोदड़ो का उत्खनन 1922 है और मोहनजोदड़ो वर्तमान समय में कहाँ पर है? तो पाकिस्तान में है मोहनजोदड़ो। और ये पाकिस्तान के किस नदी पर है? तो पाकिस्तान में भी वर्तमान समय सिंधु नदी के तट पर है। और इसका उत्खनन 1922 में रखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया है। ठीक ना। किसके द्वारा? रखालदास बनर्जी के द्वारा इसका उत्खनन किया गया है। आगे ध्यान देंगे मोहनजोदड़ो के बारे में। तो मोहनजोदड़ो के उत्खनन से यहाँ पर देखें नटराज के पाषाण पुरुष का मूर्ति मिला है। कहाँ से? हड़प्पा से। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि नृत्यांगना, कांसे की बिना नृत्यांगना, तो कांसे की बनी नृत्यांगना ये कहाँ से मिला है? तो ये मिला है मोहनजोदड़ो से। तो कांसे की बना हुआ नृत्यांगना जो मिला आपका कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। क्लियर है। और अगर पूछा जाए नटराज की मूर्ति, सीधा पूछा पाषाण काल नहीं दे। ठीक ना।
तो नटराज की मूर्ति किस राजवंश में खोजा गया था? नटराज की मूर्ति का निर्माण किस राजवंश के द्वारा कराया गया, ठीक ना? तो चोल राजवंश में नटराज की मूर्ति का निर्माण कराया गया था, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। और ये कांसे की बनी नर्तंगना का मूर्ति कहाँ पर मिला है? मोहनजोदड़ो से। और ये नटराज का पाषाण पुरुष का नृत्य कहाँ से मिला है? तो ये हड़प्पा से मिला है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन नंबर कितना था? ये क्वेश्चन नंबर 16 था। आगे हम लोग देखेंगे 17 नंबर को। 17 नंबर क्वेश्चन है सुरकोटदा का पुरातत्विक स्थल किस राज्य में है? तो ध्यान देंगे, सुरकोटदा का पुरातत्विक स्थल जो है कहाँ पर है? गुजरात में है, ठीक ना। सुरकोटदा से क्या मिला है? तो घोड़े के अस्थि का प्रमाण मिला है, ठीक ना। सुरकोटदा का से क्या मिला है? घोड़े के अस्थि का प्रमाण मिला है। इसका जो खनन किया गया था जगपति जोशी के द्वारा। किसके द्वारा? जगपति जोशी के द्वारा इसका उत्खनन किया गया 1956 ईस्वी में, ठीक ना। जगपति जोशी के द्वारा यहाँ से घोड़े के अस्थि का प्रमाण मिला है, ठीक है। राजस्थान में कालीबंगा है। कालीबंगा कहाँ पर? राजस्थान में। और कालीबंगा जो है राजस्थान के किस नदी के तट पर है? तो कालीबंगा राजस्थान के घग्गर नदी के तट पर है। कालीबंगा से क्या क्या मिला है? तो कालीबंगा से अग्निकुंड का प्रमाण मिला है कालीबंगा से। कालीबंगा से और क्या मिला है? तो कालीबंगा से मिला है क्या चीज? ईंट का अलंकृत ईंट का प्रमाण। इसके अलावा क्या मिला? तो कालीबंगा से हल से द्वारा जोते गए खेत का प्रमाण मिला है, ठीक ना। तो हल से जोते गए खेत का प्रमाण, अलंकृत ईंट का प्रमाण, एक और भूकंप आने का प्राचीनतम प्रमाण, यह भी कालीबंगा से मिला है, राजस्थान के कालीबंगा से। क्लियर है? और पंजाब से तो रोपड़ देखे थे, रोपड़ जिला में। तो ये 17 नंबर क्वेश्चन था। आगे हम लोग देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन को। बिहार से चिरांद एक जगह है छपरा में, वहां भी कुछ सामान्य पाई गई है सिंधु घाटी सभ्यता की। आयुर्वेद की कितनी शाखा है? तो आयुर्वेद की 2 शाखा है। आयुर्वेद की कितनी शाखा है? 2 शाखा। एक कहा जाता है काली शाखा, ठीक ना, काली शाखा। इसे कृष्ण शाखा भी कहा जाता है, ठीक ना। तो काली शाखा या धुंधली या कुछ कहा जाएगा, तो काली शाखा, इसे कृष्ण शाखा भी कहा जाता है। एक चमकीला सा सफेद शाखा, पहले तो सफेद या चमकीला शाखा, इसको शुक्ल का शाखा भी कहा जाता है, ठीक ना। इसको शुक्ल शाखा भी कहा जाता है। क्लियर है? आयुर्वेद जो है, ध्यान देंगे तो वेद के बारे में हम लोग जब पढ़ेंगे तो वेद कितनी होती है? वेद 4 है। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, आयुर्वेद है। तो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद के बाद सामवेद, और सामवेद के बाद अथर्ववेद। तो ये 4 वेद हैं। यजुर्वेद है, आयुर्वेद। तो यजुर्वेद जो है इसकी 2 शाखा है, काली शाखा जिसे कृष्ण शाखा के नाम से भी जाना जाता है, और सफेद शाखा या चमकीला शाखा इसे शुक्ल शाखा के नाम से भी जाना जाता है यजुर्वेद को। वेद की संख्या 4 है। पहला है ऋग्वेद, ठीक ना, ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे बड़ा वेद जो होता है ऋग्वेद, और सबसे प्राचीन वेद भी ऋग्वेद। सबसे बाद का और सबसे प्राचीन वेद पूछेगा तब ऋग्वेद, और सबसे बड़ा वेद और सबसे बाद का वेद और सबसे नवीन वेद तो अथर्ववेद, ठीक है। यजुर्वेद से किसके विषय में जानकारी मिलती है? तो यजुर्वेद से हमें यज्ञ संबंधी विधि विधानों के विषय में जानकारी मिलती है, या फिर कर्म कांड के विषय में जानकारी मिलती है यजुर्वेद में। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि यजुर्वेद में यज्ञ के अवसर पर पाठ करने वाले पुरोहित को क्या कहा गया था? ये चारों वेद में पूछा जाता है। तो ध्यान देंगे, ऋग्वेद में यज्ञ के अवसर पर पाठ करने वाले पुरोहित को होता या होत्री कहा जाता था। ऋग्वेद वाला में होता या होत्री, ठीक ना, होत्री कहा गया। यजुर्वेद में यज्ञ से पाठ करने वाले पुरोहित को अर्धायु कहा गया, ठीक ना, अर्धयायु, ठीक ना, अर्धायु कहा गया, अर्धयायु। और दूसरा है सामवेद में पाठ करने वाले पुरोहित को उद्गथा कहा गया। क्या कहा गया? उद्गथा। और अथर्ववेद में यज्ञ के अवसर पर पाठ करने वाले पुरोहित को क्या कहा गया? तो ब्रह्मा कहा गया, ठीक ना, तो ब्रह्मा कहा गया। तो ये चारों वेद में याद रखेंगे। आयुर्वेद गद एवं पद दोनों में लिखा गया वेद है, यह भी इंपॉर्टेंट बात है। चाहे यजुर्वेद जो है यज्ञ गद एवं पद दोनों में लिखा गया वेद है। इस वेद से यज्ञ संबंधी विधि विधानों के विषय में जानकारी मिलती है, और यह वेद कर्म कांड से संबंधित वेद है। इसमें मंत्रों की संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो यजुर्वेद में मंत्रों की संख्या 1549 बताई गई है। क्लियर है? ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद, अथर्ववेद जो है सबसे बाद का वेद। ऋग्वेद से हमें आर्यों के संस्कृति के विषय में जानकारी, या फिर आर्यों के संस्कृति के विषय में जानकारी, या फिर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के विषय में जानकारी मिलती है। अथर्ववेद से जादू टोना झाड़ फूक इत्यादि के विषय में, सामवेद से संगीत के विषय में। क्लियर है? तो ये था 18 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं
खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो ध्यान देंगे, तुर्की के खलीफा के समर्थन में भारत में जिस आंदोलन की शुरुआत की गई थी 1919 ईस्वी में, उसे खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना गया। ठीक है, तो तुर्की के जो खलीफा थे, तो तुर्की के खलीफा को विश्व के सभी मुसलमान अपना धार्मिक गुरु मानते थे और उन्हीं के समर्थन में विश्व में सभी जगहों पर जो आंदोलन प्रारंभ हुआ उनके समर्थन को लेकर उसे खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना गया। तो भारत में से इस आंदोलन की शुरुआत की गई और भारत में इस आंदोलन का नेतृत्व जो किया गया था, दो बंधु थे, ठीक ना, मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा इस आंदोलन का भारत में शुरुआत किया गया, नेतृत्व किया गया। ठीक ना, तो मौलाना, तो बहुत सारा बात लिखाया, बोला जा रहा है, लिखाया नहीं जा रहा है। अगर आगे कमेंट कीजिएगा, अगर लिखाना हो तो लिखवा भी देंगे, बोर्ड पे लिख भी देंगे, लेकिन आप लोग सुन के भी लिख ले रहे हैं तो अच्छा है, रिवीजन होगा। ऐसा क्वेश्चन बार बार आते रहेगा, हम लोग बोलते रहेंगे, बोलते बोलते हम आपको याद करा देंगे। ठीक ना, तो मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली, इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई। खिलाफत आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने भी अपना समर्थन देकर हिंदू मुस्लिम एकता को बल दिया था। ठीक ना, लेकिन आगे चलकर वहां पर इस आंदोलन की समाप्ति कर दी गई जब क्या हुआ कि तुर्की में मुस्तफा कमाल पाशा का सरकार बना और उसने खलीफा पद को ही 1924 इसमें समाप्त कर दिया गया। तो खिलाफत आंदोलन की धीरे धीरे समाप्ति मानी जाती है। ठीक ना, तो खिलाफत आंदोलन जो भारत में शुरू हुआ था तुर्की के खलीफा के समर्थन में प्रारंभ हुआ 1919 इसमें। इसके दो प्रमुख नेता भारत में कौन हुए? मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन नंबर कितना था? क्वेश्चन नंबर 19 था। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 को, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा का गठन का प्रस्ताव रखा था? ध्यान देंगे, संविधान सभा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसके द्वारा रखा गया था? तो एम.एन. राय है। ठीक ना, तो ध्यान देंगे, एम.एन. राय के द्वारा संविधान सभा का गठन का प्रस्ताव रखा गया 1934 ईस्वी में। तो सर्वप्रथम संविधान सभा का गठन का प्रस्ताव एम.एन. राय के द्वारा लाया गया कि भारत में संविधान का जो निर्माण किया जाएगा संविधान सभा के गठन के आधार पर ही किया जाएगा। तो यह प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया? एम.एन. राय के द्वारा लाया गया। कब लाया गया? तो 1934 ईस्वी में लाया गया था, जिसे लोकप्रिय पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बनाया गया 1939 ईस्वी में। क्लियर है? और इसी के बाद क्या किया गया? संविधान सभा पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई और उसके बाद संविधान सभा पर चुनाव हुआ था। अगर पूछा जाए कि संविधान सभा का शिल्पकार किसे कहा जाता है, ये दो बात आएगा। तो संविधान सभा का शिल्पकार एम.एन. राय को, संविधान सभा का शिल्पकार किसको? एम.एन. राय को। लेकिन अगर पूछा जाए आपसे कि संविधान का शिल्पकार किसे कहा जाता है, तो संविधान का शिल्पकार कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। क्लियर है? तो संविधान का शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा का शिल्पकार अगर पूछ दिया जाए आपसे तो संविधान सभा का शिल्पकार एम.आर. राय होते हैं। क्लियर है? तो ये बात था। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष। जब संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था 9 दिसंबर, संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ है? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था। और इसी प्रथम बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को भारत संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष के रूप में क्या किया गया? चुना गया। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और पुनः 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को जब संविधान सभा का दूसरा बैठक हुआ था तो इस बैठक में क्या किया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। क्लियर है? बी.एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। क्लियर है? तो बी.एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ये 20 नंबर क्वेश्चन था। आगे हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। संविधान सभा के वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक ना, तो संविधान सभा के वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक ना, तो वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन रहे हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, जे.बी. कृपलानी मौलिक अधिकार के उप समिति थी। मौलिक अधिकार के उप समिति कौन थी? जे.बी. कृपलानी, एच.सी. मुखर्जी। ठीक ना, तो एच.सी. मुखर्जी। अल्पसंख्यक समिति के उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। और एच.सी. मुखर्जी भी क्या थे? संविधान सभा के उपाध्यक्ष। ठीक ना, तो उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। के.एम. मुंशी के बारे में याद रखिएगा, बिजनेस समिति के अध्यक्ष थे। ठीक ना, तो बिजनेस समिति के अध्यक्ष कौन थे? के.एम. मुंशी। तो ये 21 नंबर क्वेश्चन था। आगे हम लोग देखेंगे। और एक बात याद रखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे और समिति याद रखेंगे, संचालन समिति की अध्यक्ष रह चुके हैं। संचालन समिति के भी अध्यक्ष रह चुके हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समिति के अध्यक्ष थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और प्रारूप समिति की स्थापना भी पूछा जाएगा तो 29 अगस्त 1947। ठीक ना, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। 7 सदस्य थे इसमें प्रारूप समिति में।
इसके अलावा संघ समिति अगर पूछा जाए तो संघ समिति और संघ शक्ति समिति, ठीक ना, संघ समिति और संघ शक्ति समिति अगर पूछा जाए तो संघ समिति और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये दोनों के अध्यक्ष रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्लियर है, तो ये समिति वाले को ध्यान देंगे, एक न एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में रहता ही है। भारतीय संविधान में डैश भाग और डैश अनुसूची है, तो भाग की संख्या 22 थी लेकिन उपभाग को जोड़कर 25 बोल सकते हैं, और अनुसूची की संख्या कितना 12, तो 25 भाग और 12 अनुसूची है, उपभाग को लेकर 25 और 12 अनुसूची, ठीक है, तो 25 भाग और 12 अनुसूची है। तो ये 22 नंबर क्वेश्चन था। 23 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ऐसे 22 भाग और 12 अनुसूची याद रखेंगे, लेकिन उपभाग को लेकर 22 भाग हो जाते हैं। चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े जो सूर्य के चारों ओर लगाते हैं क्या कहा जाता है, ध्यान देंगे। पहले तो एक बात याद रखेंगे, सूर्य के परिक्रमा करने वाले खगोलीय या आकाशीय पिंड को क्या होता है, इसको ग्रह कहा जाता है। सूर्य के परिक्रमा करने वाले आकाशीय खगोलीय पिंड को क्या कहा जाता है, ग्रह। यह सूर्य के परिक्रमा करते रहता है। तो सौरमंडल में कितना ग्रह है, 8 ग्रह है जो कि सूर्य का परिक्रमा कर रहा है, तो इसको क्या कहा जाता है, ग्रह। तो ये ग्रहों की संख्या 8 है। एक 9वां ग्रह जो था कौन था, प्लूटो। लेकिन चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में क्या हुआ, एक सम्मेलन हुआ। कब सम्मेलन हुआ, तो 24 अगस्त 2006। तो 24 अगस्त 2006 में सम्मेलन हुआ चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में। और इसी सम्मेलन में क्या किया गया था, जो प्लूटो ग्रह था इसको ग्रह की श्रेणी से हटाकर बौना ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। इसे बौना ग्रह की श्रेणी में क्यों रखा गया, क्योंकि यह जब चक्कर लगा रहा था तो यह सूर्य का चक्कर न लगाकर अरुण का चक्कर लगा रहा था, ठीक ना, इसीलिए इसे ग्रह की श्रेणी से हटाकर बौना ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। इस प्रकार अभी ग्रहों की संख्या सौरमंडल में 8 है। अब ध्यान देंगे, ग्रह के अलावा बहुत सारे आकाशीय खगोलीय पिंड है जो अभी भी चक्कर लगा रहा है सूर्य का। तो कुछ आकाशीय खगोलीय पिंड क्या है ना, कि सूर्य का चक्कर लगा रहा है, लेकिन वह क्या करती है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी के वातावरण में जब खींची चली आती है तो पृथ्वी के वातावरण में खींचने आने के कारण वायुमंडल के घर्षण से वह जल उठती है, और जलने के कारण जल उठती है, तब इसे क्या कहा जाता है, उल्का पिंड कहा जाता है। तो वह आकाशीय खगोलीय पिंड छोटे छोटे टुकड़े जो पत्थर का, उसे उल्का पिंड कहा जाता है। और जब यही उल्का पिंड जलने के बाद जब पृथ्वी पर गिरती है और जिसके द्वारा गड्ढानुमा आकृति का निर्माण होता है, इसे उल्का पिंड के द्वारा निर्मित झील भी कहा जाता है। जैसे महाराष्ट्र का लोनार झील जो है उल्का पिंड के द्वारा निर्मित झील है, तो ये क्या है, उल्का पिंड है। क्लियर है। आकाश गंगा किसे कहा जाता था, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो हम लोग देखेंगे जॉन लेमेतियर के द्वारा बिग बैंग थ्योरी दिया गया था। तब जब विस्फोट हुआ, भयंकर विस्फोट, तो भयंकर विस्फोट के बाद क्या हुआ था, बहुत सारे धूल कण मिट्टी वगैरह विस्फोट के कारण बिखर चुके, और बिखर चुके उसे क्या कहा गया, नेबुला कहा गया। और नेबुला जब जल उठा था तब इसे क्या कहा गया था, नेबुला के जलने से तारों का निर्माण हुआ। इस प्रकार सौरमंडल में, ब्रह्मांड में बहुत सारे तारों का निर्माण हुआ। तो बहुत सारे तारे के समूह को ही आकाशगंगा कहा जाता है। और हम लोग जिस आकाशगंगा में रहते उसे कि क्या कहा जाता है, दूधमेखला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दूधमेखला या मिल्की वे के नाम से जाना जाता है। मंगल और बृहस्पति के ग्रह, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में असंख्य छोटे छोटे खगोलीय पिंड पाए जाते हैं जो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में भ्रमण करते रहते हैं, उसे क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह का नाम आएगा तो सरेस होता है, ठीक है। तो ये सब हम लोग सौरमंडल में देखेंगे, तो इसे क्या कहा जाएगा, उल्का पिंड। क्लियर है। 23 नंबर क्वेश्चन था। 24 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 24 नंबर में कर्क रेखा डैश से होकर गुजरती नहीं है, यानी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो राज्य से पहले तो देखेंगे कि कौन कौन सा राज्य से होकर गुजरती है, तो ध्यान देंगे। पहला राज्य गुजरात को देखें तो गुजरात से होकर जाती है कर्क रेखा। गुजरात के बाद देखेंगे राजस्थान, तो ये राजस्थान से भी जाती है। राजस्थान के बाद देखेंगे हम लोग कौन सा, तो मध्य प्रदेश से होकर भी जाती है। छत्तीसगढ़ से जाती है, ठीक ना। छत्तीसगढ़ के बाद देखेंगे झारखंड से जाती है, ठीक ना। झारखंड के बाद देखेंगे पश्चिम बंगाल से जाती है, ठीक ना। पश्चिम बंगाल के बाद ध्यान देंगे मिजोरम से जाती है, और मिजोरम के बाद त्रिपुरा। इतना राज्य से होकर जाती है कर्क रेखा। कितना राज्य से, 8 राज्य से। 1 राज्य, 2 राज्य, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8 राज्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा। अब ध्यान देंगे इनमें से कौन सा राज्य है जो हम नहीं लिखे हैं, तो ये नागालैंड का नाम कहीं पर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, तो नागालैंड से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। एक क्वेश्चन आएगा कि कर्क रेखा है यहाँ पर ये, और ऊपर से भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है।
साढ़े 82 डिग्री भारत का मानक समय IST जिसे कहा जाता है, यह दोनों एक दूसरे को किस राज्य में काटती है? तो ये दोनों एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। दोनों एक दूसरे को किस राज्य में काटती है? तो छत्तीसगढ़। साढ़े 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। 82.5 डिग्री इस वाला को याद रखेंगे। 180 डिग्री देशांतर को क्या कहा जाता है? तो 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या दिनांक रेखा, ठीक ना। 0 डिग्री देशांतर को क्या कहा जाता है? तो 0 डिग्री देशांतर को कहा जाता है भारत का विश्व का मानक समय या अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा या विश्व का मानक समय या प्रधान रेखा या प्रधान यामोत्तर रेखा, या फिर इसको ही GMT कहा जाता है। और ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर दे तब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को IST कहा जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो ये देशांतर के जो नाम होगा उसका भी नाम याद रखना जरूरी है, अक्षांश का भी कुछ का नाम याद रखना जरूरी है, ठीक है, जो कि आगे आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 24 नंबर क्वेश्चन था। आशा करते हैं आपको याद हो गया होगा और समझ में आ चुका होगा, ठीक है। किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो नागालैंड से नहीं गुजरती है। भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? 8 राज्य से होकर गुजरती है। पूछेगा कि कर्क रेखा विश्व के कितने देश से होकर गुजरती है? तो विश्व के 17 देश से होकर गुजरती है। कर्क रेखा विश्व के कितने महादेश से होकर गुजरती है? तो 3 महादेश से होकर गुजरती है, ठीक ना। तो इस बात को भी याद रखना है। अगले क्लास में हम लोग देख लेंगे इसको, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो देश वाला, ठीक ना। ध्यान देंगे, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार के सिरे पर स्थित है। कौन सा सिरे पर? तो ध्यान देंगे, अंडमान निकोबार कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी या अरब सागर? बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ पर देखेंगे अंडमान निकोबार, ऊपर में अंडमान और नीचे में निकोबार। तो ध्यान देंगे, अंडमान निकोबार में कुल द्वीपों की संख्या कितना है? 572। इसमें अंडमान में 550 और निकोबार में 22, ठीक ना। निकोबार में कितना है? 22। तो कुल द्वीपों की संख्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 572 है। क्लियर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाए तो कौन सा है? सैंडल पीक है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी। ध्यान देंगे, निकोबार में ही सबसे उत्तरी निकोबार, मध्य निकोबार, लघु निकोबार और इसको कहा जाता है ग्रेट निकोबार। इसको क्या कहा जाता है? ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट निकोबार के दक्षिणतम, ठीक ना, तो ग्रेट निकोबार के दक्षिणतम छोर पर ही यहीं पर स्थित है क्या चीज? इंदिरा पॉइंट। तो यहीं पर है इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट यहीं पर स्थित है। तो इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार के दक्षिणतम छोर पर स्थित है। तो इंदिरा पॉइंट जो है ग्रेट निकोबार के कहाँ स्थित है? पश्चिम में। पश्चिम में नहीं है, पूर्व में, उत्तर में नहीं, कहाँ पर स्थित है? दक्षिण में। तो दक्षिण में स्थित है, ये दक्षिण में स्थित है। और इसकी स्थिति पूछेगा तो 6 डिग्री 4 मिनट। तो इंदिरा पॉइंट की स्थिति कितना है? तो 6 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। और इंदिरा पॉइंट भारत के सुदूर स्थित सबसे दक्षिणी बिंदु है। भारत के सुदूर स्थित सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम पूछे तो इंदिरा पॉइंट। भारत के सुदूर स्थित सबसे उत्तरी बिंदु का नाम पूछे तो इंदिरा कॉल। क्या पूछेगा? तो इंदिरा कॉल। सुदूर स्थित सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। सुदूर स्थित सबसे पूर्वी बिंदु का नाम वलांगू या केबितु। सुदूर स्थित सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम सरक्रिक या गौमाता। क्लियर है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214, पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933। क्लियर है। तो ये सब पॉइंट भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो ये भारत के जो इंदिरा पॉइंट है दक्षिण छोर पर है 6 डिग्री 4 मिनट। लेकिन भारत के मुख्य भूमि का अंतिम छोर पूछेगा, भारत के मुख्य भूमि का अंतिम छोर पूछेगा तो केप कोमोरिन या कन्याकुमारी। केप कोमोरिन या कन्याकुमारी, इसकी अवस्थिति है 8 डिग्री 4 मिनट। तो यहाँ से हम लोग भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार देखते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में। देशांतरीय विस्तार यहाँ से शुरू करते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर यहाँ पर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में। क्लियर है। एक क्वेश्चन और बताइएगा, भारत से विषुवत रेखा की दूरी पूछा जाता है तो हम लोग 876 किलोमीटर देते हैं। तो ये 876 किलोमीटर भारत से विषुवत रेखा की दूरी इंदिरा पॉइंट से है, ठीक ना। लेकिन अगर मुख्य बिंदु से पूछेगा विषुवत रेखा की दूरी तो मुख्य बिंदु से विषुवत रेखा की दूरी जो होता है 899 किलोमीटर हो जाती है। क्लियर है। अगर मुख्य बिंदु से अगर पूछा जाए तो 899 किलोमीटर। अगर विषुवत रेखा से ऐसे सामान्यतः आपसे विषुवत रेखा से पूछा जाता है कि भारत के विषुवत रेखा से दूरी कितना है तो 876। लेकिन अगर भाषा में अगर आपको दे दिया जाए कि भारत के मुख्य बिंदु से विषुवत रेखा की दूरी तब 899 किलोमीटर। क्लियर। मुख्य बिंदु का अंतिम छोर कन्याकुमारी या केप कोमोरिन, सबसे दक्षिणतम पूछेगा तो इंदिरा पॉइंट। क्लियर है। तो ये 25 क्वेश्चन था, ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पर RRB ALP थी ना, 17/8/2018 को पूछा गया था, तो इवनिंग टाइम में पूछा गया था। हर एग्जाम में जो भी रेलवे का जब सेशन होता है तो ध्यान देंगे ALP का भी वैकेंसी निकलता है, NTPC का भी निकलता है, टेक्नीशियन का निकलता है, ग्रुप D का निकलता है। आप सोचे होंगे कि सर ग्रुप D सिर्फ नहीं करा रहे हैं, ALP भी है, टेक्नीशियन है। रेलवे का कोई भी क्वेश्चन होगा
ALP होगा, टेक्नीशियन होगा, ग्रुप डी होगा, अभी तक जितना क्वेश्चन किया जा चुका है, रेलवे पूछ चुका है, हम सभी क्वेश्चन को कराएंगे, ठीक ना। तो अभी तक जितना क्वेश्चन हो चुका है, ALP में हो, टेक्नीशियन में हो, किसी भी एग्जाम में होगा, डेट वाइज और शिफ्ट वाइज सब क्वेश्चन को कराया जाएगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और स्टैटिक जीके को। साइंस के लिए अलग से एक सेशन लाया जाएगा, तो पहले स्टैटिक जीके से लेकर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और जो भी जीके में आ रहा है सब कंप्लीट हम अभी कंप्लीट करवाएंगे, ठीक ना। तो ये पहला वीडियो था, कैसा लगा है वीडियो इसके बारे में आप लोग कमेंट्स में लिखेंगे। और इस सीरीज को सप्ताह में 3 दिन लाया जाएगा आपको, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। तो ये 3 दिन आपको सीरीज को चलाया जाएगा, ठीक ना। और इसमें 25 से 30 क्वेश्चन आपको लाया जाएगा प्रीवियस ईयर, ऐसा क्वेश्चन जो कि हमें अभी तक एग्जाम में पूछा जा चुका है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। इसके अलावा 3 दिन बहुत ही जल्द 2 से 3 दिन में आपको दरोगा का अभी तक के जितना क्वेश्चन पूछा जा चुका है दरोगा में, ठीक ना। तो दरोगा में अभी तक जितना क्वेश्चन पूछा जा चुका होगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके, उस सब क्वेश्चन को फिर से हम प्रीवियस ईयर में लाएंगे दरोगा के, स्पेशल दरोगा के लिए, ठीक ना। लेकिन जीके का क्वेश्चन होगा उसका डिस्कशन कराएंगे, तो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो जो भी छात्र देख रहे हैं डिस्कशन को भी नोट करेंगे, इससे आपका जीके का जितना जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा कंप्लीट हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हर एग्जाम में पूछा जाता है, 80% से ऊपर भी, लगभग 5 या 7 क्वेश्चन किसी एग्जाम में नया क्वेश्चन को जोड़ा जाएगा ना, तो लगभग सब प्रीवियस क्वेश्चन रहता है, ठीक ना। बिहार में जितना भी एग्जाम हो रहा है और केंद्र वाले के लिए रेलवे, तो रेलवे से जो भी क्वेश्चन अभी तक पूछा जा चुका है सब कंप्लीट कराएंगे। बिहार में अभी तक जितना भी एग्जाम हो चुका है उसको दरोगा में कंप्लीट करा देंगे, तो लगभग जीके का लगभग जो भी क्वेश्चन होगा एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर होगा सब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो कैसा लगा ये सेशन आप लोग आप कमेंट में लिखिएगा। अब इसको हम लोग अगला क्लास देखेंगे कब, बुधवार को, ठीक ना। ये डेली आपको ध्यान देंगे, यह वीडियो आपको डेली शाम में 3 दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार आपको 7 बजे शाम में मिल जाएगा, ठीक है। तो रहने देते हैं इतना क्लास को। आप लोग वीडियो को कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। धन्यवाद।